दी लल्लन टॉप शो इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्टडोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। नेक्स्टडोर हब पे अपना दुकान ऑनलाइन करना है एकदम आसान। नेक्स्टडोर हब आपको अपने शहर में और अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचा देता है। आपको अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है। नजदीकी दुकान से खरीदना अब पहले से भी होगा आसान। हम हैं नेक्स्टडोर हब, लोकल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। आज हम लद्दाख में चीन की घुसपैठ पर एक बार फिर बात करने जा रहे हैं, लेकिन पहले आपको दिखाएंगे वो वीडियो जिसे देखने के हम और आप आदी हो चुके हैं। मॉनसून का आना और असम की बाढ़। अरे पूरा पानी में है, पानी के बीच में हम अभी मानसून अपने पूरे शबाब पर पहुंचा भी नहीं और असम में बाढ़ आ चुकी है। कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 11,500 लोगों को 49 रिलीफ कैंप में शरण लेनी पड़ी। 2 लाख के करीब लोग प्रभावित हुए हैं। असम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक 9 जिलों में बाढ़ का असर ज़्यादा है। 25 जून के दिन ब्रह्मपुत्र, जोरहाट, धुबरी और तेजपुर में खतरे के निशान से ऊपर बही। जैसे जैसे मानसून जोर पकड़ेगा, ये आंकड़े और भयावह होते जाएंगे। सरकारें हेलीकॉप्टर से पैकेट गिराएंगी, नेता आसमान से दौरे करेंगे और ये सब सितंबर तक चलेगा। फिर हम जून 2021 तक के लिए सब भूल जाएंगे, क्योंकि बाढ़ का विजुअल नहीं मिलेगा। मॉनसून के साथ आने वाली अप्रिय खबरें बिहार और यूपी से भी आ रही हैं। इन दोनों सूबों को मिलाकर 25 जून को कुल 107 लोग बिजली गिरने से मारे गए। असम, यूपी और बिहार की ये खबरें सरकार के लिए एक वेकअप कॉल की तरह होनी चाहिए, ताकि वो बाढ़ और बाढ़ के साथ आने वाली दूसरी परेशानियों के लिए तैयार रहे। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले आंकड़े। पिछले 24 घंटों में भारत में 17,296 नए मामले सामने आए। 407 मरीजों की मौत हुई और 13,940 लोग ठीक हुए। इन सबको मिला दें तो कुल मामले हो गए हैं 4,90,401। ठीक हुए 2,85,637 और मौत 15,301। भारत अब सबसे ज़्यादा नए मामले रिपोर्ट करने वाले देशों में तीसरे नंबर पर आ गया है। पहले पर ब्राज़ील और फिर अमेरिका है। मौत के मामले में हम 9वें नंबर पर हैं। अमेरिका ने महामारी का सबसे बुरा दौर पीछे छोड़ दिया है। फिलहाल दुनिया की नज़र ब्राज़ील और भारत पर है। सरकारें जब तक लॉकडाउन करना चाहती थी उसने किया। क्या हासिल हुआ, इस सवाल का जवाब फिलहाल आंकड़े नहीं दे पा रहे, लेकिन आंकड़ों से इतर कुछ घटनाओं की खबर आ रही है। मसलन अस्पतालों से मरीजों की खुदकुशी की खबरें। 25 जून को बेंगलुरु में कोविड-19 मरीज ने केसी जनरल हॉस्पिटल में फांसी लगा ली। 22 जून को बेंगलुरु में ही कर्नाटक स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स के एक कांस्टेबल ने अपनी जान ली। कोरोना पॉजिटिव होने के चलते कांस्टेबल को सीवी रमन अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने पुलिस वैन में ही खुदकुशी कर ली। ये कहानियाँ पूरे देश से आ रही हैं, कई महीनों से आ रही हैं और स्थिति बिगड़ती देख राज्य क्या कर रहे हैं। कुछ जगहों पर प्रभावित इलाकों में फिर से लॉकडाउन लगाने को मजबूर हो रहे हैं। मसलन असम में 28 जून से लेकर 12 जुलाई तक गुवाहाटी में टोटल लॉकडाउन रहेगा। बेंगलुरु में बढ़ते मामलों के चलते लॉकडाउन की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन इसे फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। लेकिन हालात गंभीर हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने आज कर्नाटक विधानसभा में बेंगलुरु के विधायकों और सांसदों के साथ एक बैठक की। लॉकडाउन बहुत अलग अलग तरह से लोगों का जीवन प्रभावित कर रहा है। आपने सरकार और बैठकों का सुना, अब इस घटना के बारे में सुनिए। 19 जून को तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 2 लोगों को पुलिस ने लॉकडाउन के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किया। ये लोग थे P जयराज और उनका बेटा J बेनिक्स। इन पर आरोप था कि इन्होंने तय समय से ज़्यादा देरी के लिए मोबाइल एक्सेसरी की अपनी दुकान खोली। पुलिस ने मजिस्ट्रेट से इनकी रिमांड मांगी। कुछ मीडिया रपटों के मुताबिक मजिस्ट्रेट ने बिना आरोपियों को देखे रिमांड दे दी, जबकि नियमों के मुताबिक रिमांड पर भेजने से पहले मजिस्ट्रेट आरोपियों को स्वयं देखते हैं कि कहीं उन्हें किसी तरह की चोट तो नहीं लगी।
22 जून को बेनिक्स को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। एक दिन बाद उनके पिता की भी मौत हो गई। आरोप है कि इन दोनों के साथ पुलिस स्टेशन में मारपीट हुई। घटना के विरोध में अब तूतीकोरिन में प्रदर्शन हो रहा है। इसमें शामिल 50 लोगों को भी लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने रिपोर्ट तलब की है और ट्विटर पर बाप बेटे को न्याय दिलाने के लिए जस्टिस फॉर जयराज एंड बेनिक्स ट्रेंड कर रहा है। दूसरी सुर्खी जम्मू कश्मीर से है। यहाँ के अनंतनाग में सीआरपीएफ पर आतंकवादी हमला हुआ, यानी हमारे अर्धसैनिक बलों पर। बिजबेहरा इलाके में सीआरपीएफ की 90 बटालियन के जवान हाईवे सिक्योरिटी के लिए तैनात थे। तभी मोटरसाइकिल पर कुछ आतंकवादी आए और गोलियां चलाकर फरार हो गए। इन गोलियों से एक सीआरपीएफ जवान और एक 12 साल का बच्चा जख्मी हुआ। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस बीच पुलवामा के अवंतीपोरा में भी एक एनकाउंटर की खबर आई है, जिसमें 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इस समाचार की तैयारी तक फायरिंग चल रही थी। तीसरी सुर्खी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम का लक्ष्य महानगरों से लौटकर उत्तर प्रदेश वापस आए मजदूरों को काम देना है। मजदूरों को उनके घर के आसपास ही काम दिया जाएगा। उनके हितों की रक्षा के लिए एक आयोग भी बनाया गया है। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने सिर्फ उद्घाटन नहीं किया, बल्कि वो तकरीबन आधा घंटा बोले भी। उन्होंने कोरोना संक्रमण पर योगी सरकार के काम की तारीफ की और इस तारीफ की वजह इस उदाहरण से समझाई। जरा तुलना करने से पता चलता है कि आज उत्तर प्रदेश ने कितनी बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं। हम यूरोप के 4 बड़े देशों को देखें। मैं यूरोप के 4 देशों का उल्लेख करता हूं। इंग्लैंड, जो 250 साल हमारे पर राज करके गया, फ्रांस, इटली, स्पेन। मैं इतने ही राज्यों की बात करता हूं। ये देश 200-250 साल तक दुनिया में सुपर पावर हुआ करते थे। आज भी दुनिया में इनका दबदबा है। आज अगर इन चारों देशों की कुल जनसंख्या को अगर हम जोड़ दें, इन 4 देशों की कुल संख्या को जोड़ दें, तो वो भी जैसे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ हैं, इन 4 देशों की जनसंख्या भी 24 करोड़ होती है। हमारे तो अकेले यूपी की ही जनसंख्या 24 करोड़ है। यानी कि जितने लोग इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और स्पेन, इन 4 देशों में रहते हैं, उतने ही लोग हमारे उत्तर प्रदेश में रहते हैं। लेकिन कोरोना में इन 4 देशों में मिलाकर उनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश जितनी है, इन 4 देशों में मिलाकर के 1,30,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,30,000। जबकि उतनी ही जनसंख्या वाला हमारा उत्तर प्रदेश 600 लोगों की जान गई है। कहां 1,30,000 लोगों की मृत्यु और कहां 600 लोगों की मृत्यु। इसके बाद प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है, यूपी की लगभग 24 करोड़, लेकिन अमेरिका में अब तक 1.25 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। पीएम ने दावा किया कि यूपी सरकार तैयारी न करती तो तकरीबन 85,000 लोगों की जान चली जाती। उपलब्धियां गिराने के बाद पीएम कांग्रेस पर हमलावर हुए। उन्होंने इलाहाबाद में 1954 के कुंभ मेले में मची भगदड़ का उल्लेख किया। एक पुरानी घटना को जरूर आज उल्लेख करना चाहूंगा। एक वो भी दिन था जब प्रयागराज, तब के इलाहाबाद के सांसद, देश के प्रधानमंत्री थे और कुंभ के मेले में भगदड़ मची थी। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए थे। तब उस समय जो लोग सरकार में थे, उन्होंने सारा जोर मरने वालों की संख्या छिपाने में ही लगा दिया था। इसके आगे पीएम मोदी ने यह भी जोड़ा कि अगर पहले की सरकारें होती तो अस्पताल की संख्या का बहाना बनाकर प्रवासी मजदूरों के लौटने से पैदा हुई चुनौती को टाल देती। वैसे जिन इलाहाबाद सांसद की बात पीएम कर रहे थे, वो थे पूर्व प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिय जवाहरलाल नेहरू।
3 फरवरी 1954 को मौनी अमावस्या का दिन था। श्रद्धालु संगम में स्नान करना चाहते थे। इस दौरान भगदड़ मची। 800 से 1000 लोग या तो भीड़ के नीचे दबे या डूबने से मारे गए। 1000 के लगभग जख्मी भी हुए। चूंकि 1954 का कुंभ आज़ादी के बाद का सरकारों के पूरे नियंत्रण वाला पहला कुंभ बताया गया, इसलिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद समेत देश के कई बड़े नेता इसके लिए पहुंचे। जब भगदड़ हुई तो नेहरू मेले में थे। इस मेले में अमृत बाजार के फोटो जर्नलिस्ट NN मुखर्जी भी थे। द स्टेट्समैन अखबार ने छायाकृति नाम की पत्रिका में 1989 में छपे मुखर्जी के संस्मरण के हवाले से कुछ लिखा है। क्या? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति स्नान के लिए संगम आने वाले थे। पुलिस और प्रशासन इसकी तैयारियों में लगा था। मुखर्जी ने संगम चौकी के पास सुबह 10:20 के करीब नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कारें आते हुए देखी। ये गाड़ियां त्रिवेणी रोड से आती हुई किला घाट की तरफ निकल गई। बैरियर के दोनों तरफ भारी भीड़ जमा हो गई। एक दूसरे बैरियर के पास से साधुओं की एक टोली गुजर रही थी। इतने में बैरियर पर दब रहे लोगों ने भीड़ से बचने के लिए घाट की ओर जाना शुरू किया। इसके बाद भीड़ एक लहर की तरह बढ़ी। जो गिरा उठ नहीं पाया। ये बात सही है कि तब की यूपी की गोविंद वल्लभ पंत सरकार ने हादसे को छोटा करके दिखाने की कोशिश की और नेहरू की आलोचना हुई। होनी भी चाहिए। जनप्रतिनिधि आलोचना से परे नहीं होने चाहिए। लेकिन जो बात हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं बताई वो ये कि हादसे के बाद नेहरू ने भी ये कहा था कि मेले में नेताओं और VIP को जाने से परहेज करना चाहिए। 1954 के हादसे के बाद सरकारें इस दबाव में आई कि ऐसे बड़े आयोजनों के लिए और व्यापक तैयारी की जाए। लेकिन इतनी पुरानी घटना को अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए इस्तेमाल करना कितना ठीक है? कई राजनीतिक पंडित ये पूछ रहे हैं कि कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू का जिक्र करते रहेंगे और नेहरू की गलतियां ठीक करने की बात करते रहेंगे और नेहरू पर तोहमत मढ़ते रहेंगे। ये नेहरू से राजनीतिक ईंधन कब तक लिया जाएगा? कई ये भी कहते हैं कि कल को कोई और पार्टी आएगी और भाजपा के नेताओं के लिए ऐसा करेगी, तो ये सिलसिला कब रुकेगा? वर्तमान की सब चीज़ों को लेके अतीत, काफ़ी पीछे के अतीत की तरफ भागना कितना दुरुस्त है? अतीत में जिन्होंने गलतियां की, चाहे वो नेहरू हो, गांधी हो या कोई और, वो सब इतिहास में दर्ज है। उनसे देश सीखता रहेगा। लेकिन अभी का काम सिर्फ इसलिए तारीफ नहीं पा सकता कि पहले वालों ने गलतियां की। ये बात कुंभ, कोरोना और लद्दाख में चीन की घुसपैठ सब पर लागू होती है। जहां चीन 1962 में भी घुसा था, आज भी घुसा है। और इसी मुद्दे पर बात होगी दिन की बड़ी खबर में। 14,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर निर्जन सूखे पहाड़ी रेगिस्तानों में जहरीली साजिशें थम नहीं रही। पहाड़ियों की ओट में चीनी सेना युद्ध की तैयारी कर रही है। हथियार, गोला बारूद, टैंक सब कुछ जमा किया जा रहा है। लेकिन चीन की ये तैयारी अब पहाड़ों में छिप नहीं पाती। आसमान में घूमते सैटेलाइट अपनी आंखों से सब देख लेते हैं। इंडिया टुडे को मिली ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक पेंगोंग सो झील वाले इलाके में चीनी सेना के टेंट और बढ़ गए हैं। चीन का मोबिलाइजेशन सेना का और ज़्यादा हो गया है और ये फिंगर 4 के पास हो रहा है, यानी LAC से भारत की तरफ वाले इलाके में। कल के शो में भी हमने कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर आपको बताया था कि चीनी सेना दौलत बेग ओल्डी के पास डेप्सांग वाले इलाके में LAC के पार भारत के इलाके में घुस रही है। अब यहाँ एक सवाल लाजमी हो जाता है कि चीनी सेना हमारे इलाके में घुस रही है तो हम अब तक उसे पीछे क्यों नहीं हटा पाए? ज़मीन खाली करवाने के लिए भारत युद्ध शुरू क्यों नहीं कर देता? इस तरह के सवाल दरअसल सोशल मीडिया पर खूब चलते हैं। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि भारत का चीन को जवाब क्या हो सकता है। चीन से निपटने के लिए भारत के पास 3 विकल्प हैं। पहला तो ये कि हम बातचीत करें, अंग्रेजी में से कहते हैं डायलॉग। दूसरा तरीका आर्थिक मोर्चे पर जवाब देने का है, जिसके लिए सरकार देसी सामान पर जोर दे रही है। और तीसरा और अंतिम तरीका हो सकता है युद्ध का। कई विशेषज्ञ इसे विकल्प की तरह नहीं देखते या नहीं देखना चाहते, क्योंकि लद्दाख में चीन को पीछे हटाने के लिए अगर भारत युद्ध करता है तो नुकसान हमारा भी होगा। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि हमारा नुकसान चीन से ज़्यादा होगा। और सबसे ज़रूरी बात कि इस बात की गारंटी नहीं कि कोई और देश हमारी मदद के लिए आए, और इस बात की गारंटी भी नहीं कि ये युद्ध करने के बाद हमें हमारी ज़मीन वापस मिल जाए। उदाहरण दिया जाता है 1971 के युद्ध में पाकिस्तान और अमेरिका का। क्या पाकिस्तान अमेरिका को पक्का दोस्त मानता था, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो अमेरिका पाकिस्तान को हार से बचाने नहीं आया। युद्ध छिड़ता है तब भी ऐसी स्थिति आ सकती है कि न्याय के बजाय युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना प्राथमिकता बन जाए। इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि भारत और चीन में युद्ध हो, तब भी हम चीन से ज़मीन वापस ले ही पाएँ। लेकिन हमारी सेना मजबूत है और चीन को बराबरी का जवाब दे सकती है।
पर चीन के पास अभी एक एडवांटेज है कि वो पहले से हमारे इलाके में दाखिल है। यदि युद्ध की ही नौबत आ जाएगी तो भारत की सेना पुरजोर तरीके से लड़ेगी। लेकिन विकल्प और भी हैं। क्या है विकल्प? एक तो आर्थिक मोर्चे वाला और दूसरा डायलॉग वाला। हम आपको चीन के संदर्भ में अक्सर उस दबंग पड़ोसी का उदाहरण देते हैं जो खेत में घुस आता है। वापस एक बार खेत में चलते हैं। जहाँ तक दबंग पड़ोसी घुस आया वहीं आपकी तरफ से जाकर उसे रोका गया तो उस जगह शुरू हुआ स्टैंड ऑफ। इसे फेस ऑफ भी कहते हैं, यानी दोनों पक्ष एकदम आमने सामने हैं। अब पहले आप खेत में ही बातचीत करके पड़ोसी को वापस जाने के लिए मना रहे हैं। सेना के मामले में से कहते हैं लोकल कमांडर लेवल की बातचीत। इससे बात नहीं बनी तो कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई। इससे भी बात नहीं बनी तो फिर डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बात होती है। वैसे भी ऐतिहासिक रूप से चीन से संबंधित मामलों को भारत का विदेश मंत्रालय संभालता आया है। भारत और चीन में भी लगातार डिप्लोमेटिक लेवल की बात हो रही है और कूटनीति के एक्सपर्ट्स भी इसी पर जोर दे रहे हैं कि भारत और चीन का झगड़ा सिर्फ बातचीत के जरिए ही सुलझाया जाना चाहिए। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त सेना की नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहे लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा कहते हैं कि पाकिस्तान वाला तरीका चीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। हर परिस्थिति अलग होती है। हमारी सैन्य ताकत बहुत मजबूत है। हालांकि ज़्यादा अच्छा ये होगा कि मामला कूटनीति के जरिए सुलझा लिया जाए। विजय गोखले समेत चीन में भारत के राजदूत रहे दूसरे राजनयिक भी डिप्लोमेसी पर जोर देते हैं और भारत लगातार चीन से डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बात कर भी रहा है। लेकिन यहाँ भी वैसा नहीं है जैसा पाकिस्तान के साथ बातचीत में होता है। आपने कई बार गौर किया होगा कि अगर पाकिस्तान में भारत के विरुद्ध कुछ होता है तो दिल्ली में विदेश मंत्रालय पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बुलाता है और विरोध दर्ज कराया जाता है। लेकिन चीनी सेना के हाथों भारत के 20 जवानों की हत्या के बाद भी हमने चीनी राजदूत को तलब नहीं किया। ऐसा क्यों है? पूछने पर जवाब मिलता है हमारी चीन से इक्वेशन अलग है। 15 जून वाली घटना के 2 दिन बाद ही भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री की बातचीत हुई थी। 24 जून को भी भारत और चीन के राजनयिकों की बैठक हुई। इसमें दोनों देशों के बीच तनाव कम करने पर सहमति हुई। भारत की तरफ से चीन को कहा गया कि दोनों देश LAC का सम्मान करें। अभी जो लद्दाख में दोनों सेनाओं के बीच झगड़ा चल रहा है, इससे पहले भी झगड़े हुए, फिर चाहे वो डोकलाम का रहा हो या फिर 2013 में लद्दाख के ही राकी नाला का स्टैंड ऑफ। हर बार झगड़ा बातचीत के जरिए सुलझा है। असल में होता यह है कि चीन की सेना वहां तक पेट्रोलिंग के लिए आने की कोशिश करती है जहां तक वो अपनी LAC मानते हैं। हमारे लिए ये घुसपैठ है। इस तरह के झगड़े आमतौर पर लोकल कमांडर स्तर पर सुलझा लिए जाते हैं। बात बढ़ती है तब डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए सुलझाए जाते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि हर बार राजनयिक चैनल्स के जरिए बात सुलझाई जाती है तो इस बार मामला कहाँ फंसा? असल में इस बार चीन ने एक तरफा LAC की स्थिति बदलने की कोशिश की है। खेत वाले झगड़े के हिसाब से कहूँ तो दबंग पड़ोसी हमारे खेत में आकर हमसे पूछे बगैर अपनी नई मेड़ बनाने लगा है और कह रहा है कि हमारा खेत अब यहाँ तक है। भारत चीन से यही बात कह रहा है कि ऐसा आप नहीं कर सकते, आपको पहले वाली स्थिति कायम करनी पड़ेगी, यानी पीछे जाना होगा। अब चीन इस बात पर इतना अड़ गया है, इसके पीछे क्या वजह है? कई वजहें गिनाई जाती हैं। साउथ एशियन स्टडीज इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर C राजा मोहन लिखते हैं कि चीन इस खित्ते में बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है, इसलिए मनमर्जी से जहां तक अपनी जमीन मानता है वहां तक कब्जा करने की कोशिश करता है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने अक्साई चीन को वापस लेने की बात संसद में कही थी, उसके बाद से चीन आक्रामक है। इसके अलावा भारत की बदलती फॉरेन पॉलिसी और दुनिया में ताकत का बदलता खेल भी वजह माने जा रहे हैं। सोवियत संघ टूटने के बाद 1990 के दशक से दुनिया में सुपर पावर सिर्फ अमेरिका रहा। जब सोवियत संघ और अमेरिका दोनों सुपर पावर थे तो रूस को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने चीन से गठजोड़ किया था। दोनों में अच्छा कारोबार भी होता था। रूस के टूटने के बाद कुछ दिन तो अमेरिका अकेले सुपर पावर रहा, लेकिन अब चीन से अमेरिका को चुनौती मिलने लगी है, इसलिए दोनों संबंध खराब हो रहे हैं देशों के। भारत का अमेरिका की तरफ खास झुकाव नहीं रहा अतीत में, लेकिन हाल के वर्षों में अमेरिका से भारत की करीबी ज्यादा बढ़ी है। इसका उदाहरण ये भी है कि भारत ने इराक युद्ध में अमेरिका का पक्ष नहीं लिया था, लेकिन अब हमने अमेरिका की ईरान पॉलिसी का समर्थन किया है। अब यहाँ 2 ध्रुव हो रहे हैं, चीन और अमेरिका। इनमें से भारत ने अमेरिका को चुना है, ऐसा कई टिप्पणीकार मानते हैं। C राजा मोहन जैसे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमें चीन पॉलिसी बदलनी चाहिए और अमेरिका की तरफ जाना चाहिए, जबकि प्रताप भानु मेहता जैसे विद्वान मानते हैं कि विदेश नीति देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जाती है और उस लिहाज से अमेरिका के साथ जाने में भारत का फायदा कम है। कई लोग रूस के एंगल की भी बात करते हैं कि रूस देख रहा है कि भारत धीमे धीमे अमेरिका की तरफ खिसक रहा है, इसलिए चीन के जरिए दबाव डलवा रहा है। राजनयिकों में इस बात पर विमर्श चल रहा है कि भारत और चीन के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन अगर बातचीत में चीन दगा दे जाता है तो उसके लिए भी भारत की तैयारी पूरी है। जी, लद्दाख दौरे से लौटने के बाद आज थल सेना प्रमुख जनरल
MM नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हालात का ब्यौरा दिया। लद्दाख में एयरफोर्स के लड़ाकू विमान भी उड़ते देखे गए। LAC के पास भारतीय सेना का मोबिलाइजेशन लगातार बढ़ाया जा रहा है, यानी चीन के खिलाफ तीसरे विकल्प की भी हमारी तैयारी चल रही है। आखिर में इस मसले पर हो रही पॉलिटिक्स का अपडेट भी दे देते हैं। चीनी सेना और भारतीय सेना की तनातनी भले कम हुई हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में गर्मी और बढ़ गई। राहुल गांधी ने आज एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री से जवाब मांगा, सुनिए। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। उधर बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का आरोप है कि कांग्रेस और चीन का गुप्त संबंध है। 2005-06 में राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से $3 लाख अमेरिकी का चंदा लिया था। मुझे आश्चर्य होता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005 और 6 में इस फाउंडेशन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चाइनीज एम्बेसी ने $3,100 US ये कांग्रेस राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया। इन लोगों ने, यह है कांग्रेस पार्टी का और चाइना का गुपचुप रिश्ता। और उसके बाद राजीव गांधी फाउंडेशन ने बहुत सी स्टडीज कराई, उस स्टडीज के माध्यम से फ्री ट्रेड के वकालत की, फ्री ट्रेड को वकालत के नाम से आगे बढ़ाया। ये सारी बातें हमने आपको इसलिए बताई ताकि आप युद्ध के इस उन्माद से ऊपर उठ के सोच सकें कि जो इन दिनों सोशल मीडिया पर चल रहा है, इंटरनेट चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की जल्दी में। फॉरवर्ड होकर आया वीडियो आपको बताता है कि चीन बातों से नहीं मानता, लातों का भूत है, लेकिन सेना, विशेषज्ञ, राजनयिक क्या कह रहे हैं हमने आपको सब बताया। हमने आपको बताया कि उनकी नज़र में लात के इस भूत से फिलहाल बात करने में भलाई है। आज की दी लंदन टॉप शो में इतना ही। जाते जाते सुनिए पाश की ये कविता, तुम्हारे बगैर। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, जल्द मुलाकात होगी। शुभ रात्रि। तुम्हारे बगैर मुझे रोज मिलने आते हैं आइंस्टाइन और लेनिन। मेरे साथ बहुत बातें करते हैं जिनमें तुम्हारा बिल्कुल ही जिक्र नहीं होता। मसलन समय एक ऐसा परिंदा है जो गांव और तहसील के बीच उड़ता रहता है और कभी नहीं थकता। सितारे जुल्फों में गुंथे जाते या जुल्फे सितारों में, एक ही बात है। मसलन आदमी का एक और नाम मेंशेविक है और आदमी की असलियत हर सांस के बीच को खोजना है। लेकिन हाय हाय, बीच का रास्ता कहीं नहीं होता। वैसे इन सारी बातों से तुम्हारा जिक्र गायब रहता है।